मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सब लोगों को गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी छात्र छात्राओं को बता चुका हूं कि रूटीन के अनुसार हम सभी लोगों को पढ़ाई का जो रूटीन है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आज रूटीन के अनुसार हम लोग का हिस्ट्री का क्लास है। तो हम लोगों ने हिस्ट्री का आज क्लास में जो पढ़ाया है वो आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पर देने आया हूँ। आज इतिहास क्लास 12 का पार्ट 3 का पढ़ाई हुई है, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं और आज का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डाटा पर आधारित है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मेरा प्रार्थना है आप सभी छात्र छात्राओं से कि आप सभी लोग बड़े एकाग्रचित होकर इन सारे डाटाओं को पढ़ेंगे, लिखेंगे और मनन करेंगे। तो चलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अब हम सब लोग इस पढ़ाई की ओर चले। आज पढ़ाई का हिस्ट्री रूटीन के अनुसार मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं। तो चलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इस सारे प्रश्न को हम लोग देखें। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 12 इतिहास पाठ 3 और भाग आज 5 मैं दे रहा हूँ वीडियो में, इसलिए यहाँ पर भाग 5 लिखा हुआ है। तो आइए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है पार्ट 3 से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो हम लोग बताएंगे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अगर यह प्रश्न आ जाए तो आप सीधे छाप दीजिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। फिर से दूसरा क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि काला कानून की संज्ञा किससे को दी गई? काला कानून की संख्या किसे दी गई? तो काला कानून की संख्या रोलेक्ट एक्ट को दिया गया। किसको दिया गया? रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा गया। किसको कहा गया मेरे प्रिय छात्र छात्राओं काला कानून? तो रोलेक्ट एक्ट को कहा गया। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि काला कानून की संज्ञा किसे दी गई? तो रोलेक्ट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई। इसे काला कानून क्यों कहा जाता था, इस बात को थोड़ा सा आप सब लोग जान लीजिए। क्योंकि काला कानून इसलिए इसे कहा गया क्योंकि इस कानून के तहत भारत के बड़े बड़े जो लीडर थे, नेता थे, उन सभी की गिरफ्तारी हो रही थी और उनके बचाव में न कोई वह वकील रख सकते थे, न केस दायर होता था उन पर, और डायरेक्ट उनकी जो है पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इसलिए इस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, तीसरा, गांधी इरविन के बीच समझौता कब हुआ? गांधी इरविन के बीच समझौता कब हुआ? तो हम लोग लिख सकते हैं मार्च 1913 ईस्वी को। गांधी जी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ? तो मार्च 1931 ईस्वी को। मार्च 1931 ईस्वी को। मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार मंदी कब आई थी? विश्व व्यापार आर्थिक मंदी कब उत्पन्न हुई थी? तो 1929 ईस्वी में मेरे प्रिय छात्र छात्राओं विश्व आर्थिक मंदी उत्पन्न हुई थी। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि विश्व व्यापार आर्थिक मंदी कब उत्पन्न हुई थी? तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि 1929 ईस्वी में विश्व आर्थिक व्यापार मंदी उत्पन्न हुई थी। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि विश्व व्यापार आर्थिक मंदी कब प्रारंभ हुई थी? कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में। कब हुई थी? 1929 ईस्वी में। कब हुई थी? 1929 ईस्वी में। उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? अगर यह प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आप सीधे छाप दीजिएगा 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुई थी। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, फिर से एक बार क्वेश्चन आपके लिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में हुई थी। अब आगे का क्वेश्चन आइए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। अगर यह प्रश्न हम लोग के सामने आ जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो हम लोग बताएंगे 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर से क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब की गई थी? तो 1929 ईस्वी में। और अगर यह प्रश्न आ जाए कि किस अधिवेशन में, तो आप लाहौर अधिवेशन छाप दीजिएगा। क्या छाप दीजिएगा? 1929 में लाहौर अधिवेशन को आप छाप दीजिएगा। लाहौर अधिवेशन को आप छाप दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था। खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे सितंबर 1919 ईस्वी को, सितंबर 1919 ईस्वी को खिलाफत संगठन की गठन हुआ था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था। खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था, तो हम लोग बताएंगे कि सितंबर 1919 ईस्वी को खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था। फिर से एक बार क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था, तो सितंबर 1919 ईस्वी को खिलाफत संगठन का गठन हुआ था, कमेटी का गठन हुआ था। खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था, तो सितंबर 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, 1919 ईस्वी को हुआ था, सितंबर 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया, अगर यह प्रश्न परीक्षा में पूछ दिया जाए तो आप डायरेक्ट छाप दीजिएगा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। कब आया था, तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था, तो 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पर चले हम लोग, चौरी चौरा की हिंसक घटना कब हुई थी। चौरी चौरा की हिंसक घटना कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि चौरी चौरा की हिंसक घटना कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप सीधे छाप दीजिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट आप लोग पहले ही जानते हैं, इससे पहले मैं आप लोग को बता चुका हूं। अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे पुरुष में, तो हम लोग सीधे लिख देंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हम लोग लिख देंगे। अगला क्वेश्चन पर मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि खोड़ विद्रोह कब हुआ था। खोड़ विद्रोह कब हुआ था, यहां पर क्वेश्चन है कि खोंड विद्रोह कब हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे 1914 ईस्वी में। कहां हुई थी, तो उड़ीसा में। खोंड विद्रोह कहां हुआ, कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में। कब हुआ था, 1914 ईस्वी में। और कहां हुआ था, तो उड़ीसा में हम लोग बताएंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, खोंड विद्रोह कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था। और कहां हुआ था, तो उड़ीसा में। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि खोंड विद्रोह कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में। और कब और कहां हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। यह प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो हम लोग लिखेंगे कि महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1916 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1916 ईस्वी में किए थे। जो प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो 1916 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, तो 1916 ईस्वी में किए थे। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो 1916 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1916 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1916 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 सितंबर 1936 ईस्वी को मनाया जाता है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि किसान दिवस किस दिन मनाया गया था, तो 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस किस तिथि को मनाया गया था, तो 1 सितंबर 1936 ईस्वी को, 1 सितंबर 1936 ईस्वी को मनाया गया था। 1 सितंबर 1936 ईस्वी को मनाया गया था। 1 सितंबर 1936 ईस्वी को मनाया गया था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी, 1905 इसमें बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी, तो
लॉर्ड कर्जन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, नमक कानून किस दिन भंग हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। नमक कानून किस दिन भंग हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो यहाँ पर इतने सारे डाटा वाला क्वेश्चन मैंने आज आप सब छात्र छात्राओं को दिया है, और आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इन सभी डाटा वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिमेंबर कर लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब कंपटीशन में भी आते रहते हैं ये सारे प्रश्न, और आपका सिलेबस में तो ये सब रहता ही है। तो एक पंथ दो काज आप सभी छात्र छात्राओं के लिए हो जाएगा अगर आप ये सारे प्रश्न याद कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैंने बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को दिया है, और इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पता नहीं आप लोग स्टोर किए कि नहीं किए, कि क्या किए, आई डोंट नो, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ विश्वास के साथ आप लोग को पढ़ाता जा रहा हूँ कि आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, और इससे कितना लाभ आप ले रहे हो ये तो आप ही जान रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है इस बात का कि आज भी सिमरन, काजल, संतोष, मृत्युंजय, अनेक छात्रों ने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताया है कि हाँ, हम सब लोग आपके द्वारा दिए गए सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लास बाय क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि आप सभी लोग पढ़ाई पर लगे हुए हैं। अभी कल मैं फिर हिस्ट्री का ही आगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी छात्र छात्राओं से विदा लेता हूं, और आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं कि गुरुकुल एसकेजे क्लास को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरा आशीर्वाद हमेशा आप सभी छात्र छात्राओं के साथ है। धन्यवाद।